Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bhupinder Kaur and today we are going to discuss about the deduction and specifically it is related to the 80C. जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी 80D, वो भी इनकम टैक्स की एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन थी। आज भी हम इनकम टैक्स की एक डिडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डिडक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 80C की जो डिडक्शन होती है ये आप करते हैं कि 80C की डिडक्शन किस लिए होती है। फर्स्टली इट इज रिलेटेड टू दी सेविंग्स। सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक इंडिविजुअल को ये डिडक्शन क्लेम की इजाजत है। तो इसके अंदर सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए 80C की डिडक्शन मिलती है। सेकेंड आइटम इट इज रिलेटेड टू दी इन्वेस्टमेंट कि अगर हम कहीं स्पेसिफाइडली जो इनकम टैक्स में लिस्टेड है, अगर हम उन जगह हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हम 80C की डिडक्शन के अंदर वो अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। अगेन वो एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वो मेंशन होंगे आपके एक्ट के अंदर। तो आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सेविंग्स में हमारी कौन कौन सी सेविंग्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होंगे और एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे। अगेन 80C की डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है, कितने अमाउंट्स की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80C की, जैसे हमने डिडक्शन की बात की, 80C की जो डिडक्शन है इट इज रिलेटेड टू दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम जब बात करते हैं एसएससी की कि इसको कौन क्लेम कर सकता है, तो यहाँ जो एसएससी है वो कौन होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। हाँ जी, यहाँ दो है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये 80C की डिडक्शन सिर्फ ये ही क्लेम कर सकते हैं, बाकी जो हमारे दूसरे एसएससी हैं, जो दूसरे पर्सन हैं, वो क्लेम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कितने अमाउंट की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर 80C के अंदर आप मैक्सिमम ₹1,50,000 ही क्लेम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम ₹1,50,000 की, तो इनका ये मतलब होता है कि सपोज करो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ है, अब तो आप 20 करोड़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट में मैक्सिमम आप बस ₹1,50,000 ही क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेविंग्स के लिए कि जैसे कि हमने बात की 80C है सेविंग्स के लिए, तो सबसे पहले जो सेविंग्स आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि इसके अंदर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो लोगों का सेविंग्स का मोड होता है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मोड इंडिया में जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना। अगर कोई भी पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो वो 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हाँ जी, अब बात करते हैं जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं तो कौन क्लेम कर सकता है, और अगर ये पॉलिसी आपने किसके नाम पे ली है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि यहाँ हम जो क्लेम कर सकता है इंडिविजुअल कर सकता है। इंडिविजुअल ने यानी कि टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर ने अपने नाम पे पॉलिसी ली है, अपनी वाइफ के नाम पे पॉलिसी ली है, या अगेन स्पाउस अगर अपनी वाइफ के नाम पे पॉलिसी ली है और अपने चिल्ड्रन के नाम पे पॉलिसी ली है, अगर उन्होंने इनमें से किसी भी तीनों में से किसी भी नाम पे पॉलिसी ली है तो 80C के अंदर वो अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, अगेन यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो, चाहे वो मैरिड हो, मगर अगर आपने उनके नाम की पॉलिसी ली है तो आप 80C के अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। ये तो थी बात इंडिविजुअल की। अब बात करते हैं एचयूएफ की। अगेन एचयूएफ में अगर आप किसी भी मेंबर के नाम की पॉलिसी लेते हैं तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पॉलिसी है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आप कितने अमाउंट की डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात का ध्यान देना है कि हमारी जो पॉलिसी है वो इशू कब हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमारी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू हुई है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते टाइम हमने ये बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने प्रीमियम लेना है। जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। हाँ जी, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये बात का ध्यान देना है, ये जो 20% है ये सिर्फ उसी के लिए अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका पॉलिसी का एक सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड मीन्स कि जब आप कोई पॉलिसी लेते हो तो आपका एक मैच्योरिटी अमाउंट होता है कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। उस सम एश्योर्ड का आपने कितना लेना है, 20%। आपके पास दो अमाउंट आ गए, प्रीमियम का और 20%। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो आइटम लेस वाली होगी वो कंसिडर की जाएगी फॉर दी 80C। ये तो थी बात कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई है, यहाँ भी क्राइटेरिया सेम है मगर परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रीमियम कि हम उस पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है तो यहाँ जो परसेंटेज की अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 10%। अगेन हमने इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो 80C के लिए लाइबल हो जाएगी। ये दो केस थे। अब बात करते हैं पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। ये सिर्फ जो केस है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम द डिसीज अंडर सेक्शन 80DDB। हाँ जी, अगर कोई पर्सन है जो डिसेबल है और उसकी जो डिसीज है, जो डिसीज से वो डिसेबिलिटी है, उसकी जो डिसीज है वो अंडर सेक्शन 80DD में मेंशन, DDB में मेंशन है, तो ही वो ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं, तो यहाँ जो बात है वो कब की है कि 1 अप्रैल 2013 के बाद। सेम क्राइटेरिया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यहाँ परसेंटेज की अमाउंट चेंज हो जाएगी, परसेंटेज की अमाउंट हो जाएगी 15%। अगेन हमारे पास दो अमाउंट आ गए, प्रीमियम का और 15% का जो अमाउंट आएगा। इन दोनों अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से भी विच एवर इज लेस वो अमाउंट हम कंसिडर करेंगे। ये बात थी इनकी कैलकुलेशन की। चलते हैं नेक्स्ट। देन है कंडीशंस। अगर हम ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं और ये अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है आपको मिनिमम वो पॉलिसी 2 इयर्स के लिए होल्ड करनी पड़ेगी। हाँ जी, और अगर आपने ये पॉलिसी यूलिप से ली है तो आपको कितने ईयर के लिए होल्ड करनी पड़ेगी, 5 इयर्स के लिए। इन केस कि अगर आप 2 सालों से पहले अपनी पॉलिसी बेच देते हैं तो जो डिडक्शन आपने क्लेम की होगी प्रीवियस ईयर के लिए वो आपकी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम। हाँ जी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, आपको माफी मिल चुकी है, मगर इस साल आपके पूरे 2 साल नहीं हुए हैं और आपने उससे ही पहले या तो आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो चुकी है या आपने बेच दी है, तो इस साल की वो इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो हमने बात की कि अमाउंट कैसे क्लेम किया जाता है, हम अब प्रैक्टिकली उसे कैलकुलेट करके देखेंगे। सपोज एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है अपने नाम पे। उसने जो पॉलिसी ली है उसके लिए ऊपर जो प्रीमियम पे कर रहा है वो पे कर रहा है 8400। जो पॉलिसी ली हुई है वो ली है अप्रैल 2011 की। अब आपको याद आ गया होगा कि पिछली ही स्लाइड में हमने किए थे, हमने कुछ ईयर्स को ध्यान देना है कि पॉलिसी इशू कब हुई थी। तो पॉलिसी कब इशू हुई है, 1 अप्रैल 2011 को। उस पॉलिसी के ऊपर जो सम एश्योर्ड है दैट इज ₹25,000। सबसे पहले हमने कहा था हम देखेंगे प्रीमियम, तो प्रीमियम है 8400। ये पॉलिसी 2011 में ली गई है, इस वजह से हम कैपिटल सम एश्योर्ड का कितना परसेंट करेंगे, 20%। सम एश्योर्ड है हमारा 25,000। 25,000 का जब हम 20% करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000। अब हमारे पास दो अमाउंट आ चुके हैं, एक है 5,000, एक है 8400। इन दोनों को अब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते टाइम हमें पता चल गया कि 5,000 क्या है, छोटा अमाउंट है, तो ये अमाउंट क्या कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं 80C के अंदर। और जिससे 5,000 का क्लेम होगा, 84 नहीं होगा। तो ये तो बात थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की।
अब हम बात करते हैं दूसरे सेविंग्स की ऑप्शन की। अब बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे कि एज इनकम टैक्स अगर आप पढ़ते हैं या आपको जानकारी होगी, जब हम कहीं जॉब करते हैं या आपने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो एक फंड बनता है। फंड के अलग अलग नाम है। सपोज करो उस फंड का नाम है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो उसके अंदर एम्प्लॉय, आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी दी हो सकती है और एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन भी दी हो सकती है। मगर हमारी जो सेविंग होगी, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अपनी सैलरी में से जो पैसा मैं कट के अलग रख रही हूँ, जो फंड में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरी सेविंग सिर्फ वही होगी। तो इस वजह से आरपीएफ की जब बात आएगी तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आपने कौन सा पॉइंट चूज करना है, सिर्फ एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की नहीं। तो अगर आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये भी आइटम इसी की अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट फंड के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अगेन आपने यहाँ पे देखा कि एम्प्लॉयज की ही बात की गई है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन से फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो उसे भी क्लेम किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट फंड के ऊपर, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। तो अगर आप इन किसी भी फंड में पैसे जमा कर रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन इज, ये बात की गई थी गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, उनके लिए है तो सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली गर्ल्स के लिए जो पेरेंट्स होते हैं ज्यादा वरिड होते हैं, शादी कैसे करनी है, पढ़ाना कैसे है, तो उनके लिए अगर पैसे जमा करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने इसी को चीज को प्रमोट करते हुए 80C की डिडक्शन दी गई है। इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डिडक्शन है वही क्लेम कर सकते हैं जिनकी क्या है, बेटियां हैं। अगेन ये अकाउंट आपने जो ओपन किया होगा, ये आप उन अपनी बच्चियों के नाम पे ओपन कर सकते हैं। आपकी बच्चियों की उम्र अगर 10 साल से कम है, अभी तक 10 साल की नहीं हुई है, तो ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जो डिडक्शन है ये आप मैक्सिमम अपनी 2 बेटियों के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी अगर आपकी तीसरी बेटी है तो आप अपनी तीसरी बेटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मगर इन केस आपकी ट्विंस डॉटर हो जाए, अगर आपकी ट्विंस डॉटर हो जाए, फिर एक और से तीसरी बेटी हो जाए, तब आप अपनी तीसरी बेटी के लिए भी क्लेम कर सकते हैं in case of twins, but normally it is restricted to only 2 girls. Again, ये थी सुकन्या समृद्धि योजना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसे कि हमने 80C की स्टार्टिंग में बात की थी, इट ऑल्सो प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी पैसे लगा रहे हैं तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक कंडीशन है कि उस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो कितना होना चाहिए, 3 इयर्स होना चाहिए। अगर आप उससे कम वाले इक्विटी लिंक स्कीम में कर रहे हैं जहां लॉक इन पीरियड में भी 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, तब आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए 3 इयर्स की कंडीशन है। नेक्स्ट, अगर आप बैंक में एफडी करवा रहे हैं तो, मगर एफडी भी सिर्फ 5 इयर्स या मोर, मगर ये कंडीशन है। नेक्स्ट वन है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अगेन हमने बात की थी कि इसके अंदर हम कुछ एक्सपेंसेस के लिए भी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जब हम कोई अपना घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं, उसकी लीगल पोजीशन के लिए, उसकी रजिस्ट्री के लिए हम कुछ खर्चे करते हैं। वो खर्चे कौन से होते हैं? जैसे हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, तो ये चीजें हम क्लेम कर सकते हैं। मगर इसकी भी कंडीशन है, ये सिर्फ हम क्लेम कर सकते हैं ओनली 1, एक ही टाइम क्लेम कर सकते हैं। और इसकी भी कंडीशन है, सपोज करो आज के दिन पे आपने घर की रजिस्ट्रेशन करवा ली, मगर आज के दिन पे आपका घर बनके तैयार नहीं हुआ, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। इसकी कंडीशन है कि आपका जो घर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए और कानूनी तौर पे वो लीगल पोजीशन आपके हाथ में आनी चाहिए, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। ये था स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स।
सीनियर सिटीजन के लिए भी सेविंग स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। अगेन आप बात करते हैं इसके लिए, इसका जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 इयर्स होना चाहिए। इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कम से कम सीनियर सिटीजन की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 60 इयर्स। मगर अगर कोई पर्सन है जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करता है, तब उसकी एज कितनी हो सकती है, 55 इयर्स। तो सीनियर सिटीजन के लिए भी इस प्रमोट की गई है। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगेन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये पोस्टल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, ये हमारी एफडी जैसा ही होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर हम बैंक्स में अपने फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हम फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर, ये हमारे अपने ऊपर होता है। मगर अगर हम पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्रमोट किया है, इट इज मिनिमम 45 इयर्स एंड 10 इयर्स। इस वजह से ये इस तरीके से सिर्फ टाइम के बेस पे इस तरीके से एफडी से अलग है, होती है एफडी ही है, मगर ये पोस्टल डिपार्टमेंट के पास होती है और इसके लिए 5 साल या 10 साल का टेन्योर होना चाहिए। तो अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं या आप उनके ऊपर इंटरेस्ट आपको आ रहा है, दोनों सब्सक्रिप्शन एज वेल एज इंटरेस्ट यू कैन क्लेम अंडर दिस सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट इनके ऊपर। नेक्स्ट वन इज होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर आपने अपने घर बनाने के लिए लोन लिया है, अगेन लोन लिया है, लोन लेने के बाद अब यहाँ जो बात करते हैं, आप डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं और किस पे कर सकते हैं। अगर हमने लोन लिया है तो लोन से रिलेटेड 2 आइटम्स आते हैं, एक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक हमारा इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, अगेन इसके अंदर जो क्लेम होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का होगा, इंटरेस्ट का नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर उस पर्सन ने अपना लोन प्रिंसिपल अमाउंट वो रीपे कर रहा है तो ही वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता। अगेन इसके साथ भी कंडीशन ये है कि सपोज करो आपके पास घर की कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के सपोज करो 5 साल तक आपको अपनी ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं करनी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ये 5 ईयर से पहले किसी के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो अगेन जो आपने इसके अंदर अमाउंट की क्लेम की होगी, पहले सपोज करो पहला साल था मेरा, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी, मेरा घर बन के तैयार हो गया और जब मैंने रिटर्न फाइल की तो मैंने वहां ये आइटम दिखा दी कि यस मैंने स्टैंप ड्यूटी पे की है, तो मुझे क्लेम मिलना चाहिए। और मुझे क्लेम मिल गया, मेरा अमाउंट कम हो गया और मैंने टैक्स उसके हिसाब से पे कर दिया। मगर 4 सालों के बाद मैंने अपना घर बेच दिया, अभी 5 साल नहीं हुए थे, 4 साल के बाद ही मैंने अपना घर बेच दिया। तो अगर 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं होता और उससे पहले हम अपना घर बेच देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो डिडक्शन मैंने पहले क्लेम की थी, अब वो प्रीवियस ईयर में मेरी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप इसका बेनिफिट चाहते हैं तो आपको कम से कम अपने पास उस घर की पोजेशन कितने ईयर्स के लिए रखनी पड़ेगी, 5 ईयर्स के लिए। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू दी इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम। अगेन इस स्कीम को इसलिए प्रमोट किया गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पेंशन नहीं मिलती है। आफ्टर रिटायरमेंट लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, जब तक वो वर्किंग है उनके पास सैलरी आती है, मगर आफ्टर रिटायरमेंट पैसा कहाँ से आए, वो अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करें। तो इस वजह से इस स्कीम को प्रमोट किया गया था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग आफ्टर रिटायरमेंट अपना अच्छी तरीके से घर बार चलाए और उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट आता जाए। तो इस वजह से अगर आपने पैसा कहाँ लगा रखा है, एनपीएस में लगा रखा है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि फर्स्टली यहाँ इन्वेस्टमेंट पे लिख दिया
और यहाँ इंश्योरेंस भी लिख दिया। तो दिस प्लान इज अ मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस। आपका कुछ अमाउंट किसके लिए रखा जाता है, इंश्योरेंस के लिए रखा जाता है, और कुछ आपका अमाउंट किसके लिए रखा जाता है, ताकि आप इन्वेस्ट कर सके, कहाँ, स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपने इस टाइप की पॉलिसी ली हुई है यूलिप की, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू दी पेमेंट एंड चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस। अगेन हमने बात की थी 80C के अंदर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। एंड जो एक्सपेंस है वो यहाँ हम बात करते हैं बच्चों की ट्यूशन फी से रिलेटेड। जो ट्यूशन फी है वो वाली फी है जो हम किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपनी पूरी फीस सबमिट करते हैं, तो वहाँ ट्यूशन फी अलग से लिखी होती है। हाँ जी, तो आप उस ट्यूशन फी को भी क्लेम कर सकते हैं, मगर उसके लिए ये शर्त है कि आपका जो बच्चा है या आप खुद हैं, आपका जो कोर्स है जो आपने ऑप्ट कर रखा है वो कैसा होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अगर वो पार्ट टाइम है तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। कौन सी कंस्ट्रक्शन का, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स बना रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रही हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जो किसी ना किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज ने किसी टाइप के कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं, अगर आप उनको बोरो करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगेन दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, नॉट बाय द गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट। ये थे हमारे 80C के सारे पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की कि 80C के अंदर हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, या हम किस तरीके से देखते हैं कितना अमाउंट हम क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जांपल में फर्स्ट है, हम इन सब का टोटल करेंगे, बट फिलहाल नहीं, ये हमारे पास सपोज करो एज अ पर्सन मैं हूँ और मैंने ये सारी चीजें की हुई हैं, तो मैं कितना अमाउंट क्लेम कर सकती है उसकी कैलकुलेशन। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट आइटम दी हुई है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है किसकी पॉलिसी के ऊपर, अपनी खुद की पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी कब ली गई थी, 2011 में। हाँ जी, आपको इस बात का ध्यान देना है, 2011 में। प्रीमियम हम कितना पे कर रहे हैं, 22,000। अभी इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड वन इज सम एश्योर्ड ऑन द अबव पॉलिसी। जो हमने पॉलिसी ली थी उसका सम एश्योर्ड कितना है, ₹2 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये आपका क्वेश्चन है कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपने कितने पैसे कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, ₹1000। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 95,000। सब्सक्रिप्शंस टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अमाउंट 18,000। accrued interest for 1 year completed NSC 8,000. Life insurance premium on his mother life policy 5,000. And last one is repayment of bank loan borrowed for the construction of the house. तो आपने ये देखा कि हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अगेन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंडिविजुअल ने अपने नाम पे पॉलिसी ली हुई थी, उस पॉलिसी के ऊपर वो प्रीमियम पे करा था 22,000। तो हमने यहाँ बात ध्यान रखने की बोली थी आपको कि आपने पॉलिसी की डेट देखनी है कि इशू कब हुई थी। तो ये पॉलिसी 2011 में इशू हुई। इट मीन्स कि आप सम एश्योर्ड का कितने परसेंट लेंगे, 20%। तो हम यहाँ 20% सम एश्योर्ड ले लेते हैं। सम एश्योर्ड कितना है हमारा, 2 लाख रुपए। अगर हम 2 लाख पे 20% करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 24,000। अगेन हमारे पास दो अमाउंट आ गए, 22,000 एंड 24,000। नाउ वी कंपेयर द बोथ द अमाउंट्स एंड विच एवर इज लेस। दोनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, 22,000। तो हम 22,000 क्लेम करेंगे। सेकेंड आइटम थी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड।
जैसे कि आपने मेरी पिछली स्लाइड्स देखी होंगी जहां हमने फंड्स की बात की थी, तो वहां हमने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात नहीं की थी। हमने बात की थी आरपीएफ की, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, पीपीएफ की, सुपर एनुएशन की, मगर अनरिकॉग्नाइज्ड की नहीं की थी। तो अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं तो आप उस अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ मैंने क्रॉस किया है, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि अमाउंट हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अमाउंट कितना है? 95,000, ये हम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, हमने कहा था जब हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे तो परचेज का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा हम क्लेम कर सकते हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे गए हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 18,000, हम क्लेम कर सकते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये 5th पॉइंट अक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से ये है, अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंप्लीटेड एनएससी बोथ कंसिडर ₹8,000। जो आपने अपने मदर के ऊपर पॉलिसी ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस की, ये अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने पॉलिसी की बात की थी, आपने अपने नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे पॉलिसी ली है तो ही आप क्लेम कर सकते हैं, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। तो 5,000 कंसिडर नहीं किए जाएंगे। लास्ट वन इज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। आपने बैंक लोन आप वापस कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस कर रहे हो और कितना वापस कर रहे हो? 21,000, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन की। तो अब हमने सबका इनका टोटल किया तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया वो कितना आया? 1,64,000। अगेन 1,64,000, तो आपको याद होगा मेरी सेकंड स्लाइड की, हम इसके अंदर क्वांटम यानी कि अमाउंट किसके साथ कंपेयर करते हैं? ₹1,50,000, क्योंकि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ₹1,50,000। मोर देन दिस वी कांट क्लेम इट। तो हम इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से हमने छोटी अमाउंट देखी, छोटी अमाउंट कौन सी है? 1,50,000। तो हम 80C के अंदर जो हमारा आंसर आएगा और जो हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं वो क्लेम कौन सी कर सकते हैं? 1,50,000। तो ये हमारा आंसर है। तो ये थी आज की डिडक्शन, इट इज रिलेटेड टू दी 80C। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel.